हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मीटर सेतु। मीटर सेतु को इंग्लिश में बोलते हैं मीटर ब्रिज। ये एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं, इसलिए इसको डिटेल में आप लोग समझिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड ये जो है मीटर सेतु का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीटर सेतु किसे कहते हैं। मीटर सेतु किसे कहते हैं तो कहेंगे मीटर सेतु एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए बनाया गया एक उपकरण है। जिस तरह से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी 4 प्रतिरोध थे और 3 प्रतिरोध ज्ञात थे और एक अज्ञात थे, और अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते थे। ठीक उसी प्रकार मीटर सेतु भी एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जो हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। इसका कार्य सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु पर ही आधारित होता है। जिस तरह से व्हीटस्टोन सेतु में हम लोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते थे, ठीक उसी प्रकार हम मीटर सेतु में भी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मीटर सेतु किसे कहेंगे तो कहेंगे मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, और इसका सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं। जिस तरह से उसमें हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते थे, उसी तरह से हम लोग मीटर सेतु में भी प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। और हाँ, इसके द्वारा 2 अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग व्हीटस्टोन सेतु में एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते थे, तो यहाँ पर भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग 2 प्रतिरोधों के बीच हम तुलना भी कर सकते हैं। तो दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में कि किस तरह से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग 2 प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रचना। व्हीटस्टोन मीन्स जो आपका मीटर सेतु है, मीटर सेतु की रचना की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन। ये आपका जो है वो मीटर सेतु है। देखिए ध्यान से आप समझिएगा, जो भी हम एक एक वर्ड लिखे हैं ये सब आपको फिगर में हम बताएंगे, एक एक लाइन आपको समझाएंगे। देखिए लिखे हैं रचना में, चित्र में एक मीटर सेतु प्रदर्शित किया गया है। ये आपका मीटर सेतु है। इसका एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। चित्र में एक मीटर सेतु प्रदर्शित किया गया है। फिर उसके बाद देखें, इसमें एसी 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार है। ध्यान से समझिएगा, ये ए और सी है। ये एसी जो है 1 मीटर लंबाई तार का बना होता है। ये तार जो होता है या तो मैग्नीन होता है या तो कांस्टेंटन का तार होता है, जो लकड़ी के टुकड़े पर लगा होता है। लकड़ी के 2 तरफ कील लगा देते हैं, दोनों कीलों पर हम 1 मीटर तार को लगा देते हैं। तो हम क्या किए, 1 मीटर पैमाने के सहारे लगा है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद सब जगह समान है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो तार है एसी, इसकी जो लंबाई है और इसकी जो मोटाई है हर जगह समान है। जैसे ये जो है आपका मार्कर, अब यहां से यहां की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल जो है हर जगह एक समान है। उसी तरह से जो हम तार यूज करते हैं, उस तार का हर जगह एक समान जो क्षेत्रफल होता है वो हर जगह समान होता है। तार के दोनों सिरे एल के आकार वाली तांबे की 2 पत्तियों से जुड़े होते हैं, जिनके दूसरे सिरों पर एक एक संयोजक पेच लगा रहता है। अब ध्यान से समझिएगा, एक तार का सिरा ए है और दूसरा तार का सिरा सी है। अब ये ए और सी आप देख सकते हैं, एल आकार का एक तांबे की पट्टी दोनों तरफ हम ऐड किए हुए हैं। एल आकार का जो तार है, तार के दोनों सिरों पर एल आकार के तांबे की पट्टी को ऐड कर दिए हैं, और दोनों पट्टियों पर 2 संयोजक हैं। एक यहां संयोजक है और एक यहां संयोजक है। तो यहां पर लिखे हैं कि
एक एक संयोजक पेंच लगा रहता है। तो ये संयोजक पेंच है ना। कील है एक तरह से, जहां पर हम किसी मतलब तार को उसमें लपेट सकते हैं, उसी को संयोजक बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि तार के दोनों किनारों पर एक एल आकार का तांबे की दो पट्टी हम इस तरह से लगा देते हैं, जो कि दोनों एल की पट्टी पर एक एक करके संयोजक है। और इसके बीच में एक दूसरा, ध्यान से समझिएगा, इन पत्तियों के बीच में, यानी कि इस और इस पत्तियों के बीच में दोनों ओर कुछ रिक्त स्थान छोड़कर, देख रहे हैं कि ये रिक्त स्थान हम छोड़ दिए हैं। रिक्त स्थान छोड़कर तांबे की एक और पट्टी डी लगी होती है। ये दो पट्टी लगाने के बाद हम कुछ स्थान छोड़ देते हैं। कुछ स्थान छोड़ने के बाद एक दूसरा पट्टी डी लगाते हैं, और इस डी पट्टी में जो है 3 संयोजक है। एक ये संयोजक है, एक ये संयोजक है, एक संयोजक। संयोजक है क्या? एक कांटी होता है जिस पर तार को लपेटा जाता है। तो जिस पर 3 संयोजक पेंच लगे रहते हैं, जिसमें एक एक पेंच इस पत्ती के दोनों सिरों पर, देख रहे हैं, एक एक पेंच एक पत्ती के दोनों सिरों पर हम, तथा तीसरा इसके ठीक बीच में लगा होता है। जो तीसरा जो होता है संयोजक बीच में लगा रहता है। इस प्रकार डी तथा एल के आकार की पत्तियों के बीच 2 रिक्त स्थान बन जाता है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार 2 रिक्त स्थान एल तथा डी, ये चूंकि एल है, ये एल पट्टी है, एल और डी के बीच में 2 रिक्त स्थान बन जाता है। ये रिक्त स्थान हम बाद में बताएंगे। ये प्रतिरोध एक आर है और एक एस है, इसमें 2 प्रतिरोध डाल देते हैं, एक आर और एक एस, जिसकी नोक पर ये लगा देते हैं। इस प्रकार डी तथा एल के आकार की पत्तियों के बीच में 2 रिक्त स्थान बन जाते हैं। जे एक विसर्पी कुंजी है। जे देखिए, ये जो है पॉइंट, इसको जे बोलते हैं। जे जो है वो विसर्पी कुंजी है, जिसकी नोक को तार पर उसके सहारे खिसका कर कहीं भी स्पर्श किए जा सकते हैं। ये एक स्प्रिंग टाइप का होता है। ये जे जो होता है वो सर्पी कुंजी कहलाता है। इस सर्पी कुंजी को इस तार पर हम किसी एक बिंदु पर ले जाकर रख देते हैं, और जब हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो उस सर्पी कुंजी को हम आगे पीछे खिसकाकर हम प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि एक जो है कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, और इसको हम शंट के नाम से जानते हैं। शंट मतलब अल्प प्रतिरोध, इसमें अल्प प्रतिरोध है। अब बात करते हैं, ये तो आप समझ गए हैं कि ये सब क्या है। ये ए सी जो है 100 सेंटीमीटर का तार है, मतलब 1 मीटर लंबाई, इसीलिए इसको हम मीटर सेतु कहते हैं। मीटर सेतु क्यों कहेंगे? क्योंकि मीटर सेतु में 1 मीटर लंबे तार यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इसमें मान लिया, यहां पर देख लीजिए, ये जो है एक सेल है, इसको हम मीटर सेतु को, यानी कि जो तार है, तार को हम एक सेल से जोड़ दिए हैं। ये RH जो है वो धारा नियंत्रक है, धारा को कंट्रोल करता है, और कुंजी K है, इसमें स्विच ऑन करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। और मान लिया कि AB का जो लंबाई है वो स्मॉल l है। मान लिया AB तार की लंबाई जो है वो स्मॉल l है, और इसे हम P बिंदु नाम दे दिए। और दूसरा जो है B और C तार की जो लंबाई है वो 100 - l करेंगे। क्यों 100 - l करेंगे? क्योंकि पूरा तार की लंबाई 100 है, तो अगर एक l होगा तो दूसरा 100 - l हो जाएगा, और इसको हम Q कर लेते हैं। और इस प्रकार हम क्या करते हैं कि एक तार हमारा P बिंदु बन गया, एक तार हमारा Q बिंदु हो गया, और हमें R कोई प्रतिरोध है
दिया हुआ है और एक एस अननोन प्रतिरोध ज्ञात करना है। किसी भी अननोन प्रतिरोध को ज्ञात करना होता है तो सी और डी के बीच में हम इसको पुट कर देते हैं। सी और डी के बीच में अननोन प्रतिरोध यानी कि अज्ञात प्रतिरोध को रख देते हैं और ए और डी के बीच में हम किसी ज्ञात प्रतिरोध को रख देते हैं। तो हमें क्या करना है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जिस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे बिंदु सी और डी के बीच में रिक्त स्थान में लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं सी और ये बिंदु डी है। सी और डी के बीच में जिस प्रतिरोध को अगर हमें ज्ञात करना, सपोज दैट इसी को ज्ञात करना होता है तो इसको हम यहां पर रख देते हैं। तो मान लिया कि इसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इसको हम मान लिया एस, माना यह प्रतिरोध एस है, इसको हम एस प्रतिरोध मान लिए। और एस क्यों, क्योंकि एस जो है मानते तो कुछ भी, लेकिन एस मेरा भी नाम संजय है तो इस तरह से हम एस मान लिए हैं। तो बिंदु ए और डी के बीच रिक्त स्थान में एक प्रतिरोध बॉक्स कैपिटल आर देते हैं। देखिए बिंदु ए और डी के बीच में ये जो प्रतिरोध बॉक्स है कैपिटल आर को दे देते हैं और कुंजी की सहायता से एसी के दो भागों में पी तथा क्यू में बांट देते हैं। एसी जो है कुंजी की सहायता, जे जो है वो हम इसकी सर्पी कुंजी है, सर्पी कुंजी की सहायता से इसको दो भागों में बांट दी, एक एबी भाग एक बीसी भाग। तो एबी को हमने पी मान लिया और बीसी को हमने कैपिटल क्यू मान लिया। अब ज्ञात करना है इसका मान। ध्यान से आप इसको समझिएगा किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। ध्यान से समझिएगा। माना AB की लंबाई, AB की लंबाई स्मॉल l तथा BC की लंबाई 100 - l है। अतः ये P भाग, चूंकि AB का जो भाग हम माने हैं P, तो हम लिख सकते हैं अतः P भाग का प्रतिरोध इज इक्वल टू लिख सकते हैं। प्रतिरोध जो है हम जानते हैं और यहां पर आप पहले लिख लेते हैं रो इंटू एल बाई ए। चूंकि हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कर देते हैं। इसी प्रकार ये लिख सकते हैं, ए बी कर लेते हैं, ए बी भाग का प्रतिरोध P ये कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और इसी प्रकार BC भाग का प्रतिरोध BC भाग का प्रतिरोध मीन्स Q इज इक्वल टू रो, और इसका लंबाई जो है L था AB भाग का, और BC भाग का लंबाई जो है वो 100 - L है और A कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। और हम करें क्या, ध्यान से समझिएगा। व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार आप लोग पढ़े होंगे P/Q इज इक्वल टू R/S। तो हम क्या कर लेते हैं, P/Q के जगह पर हम समीकरण 1 तथा 2 से लिख सकते हैं R/S इज इक्वल टू
P के जगह पर P का वैल्यू रखते हैं रो इंटू एल बाई ए, और बाई Q के जगह पर ये वैल्यू रखते हैं रो इंटू 100 माइनस एल, और बाई ए लिख सकते हैं। ए कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से आप समझिएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, R बाई एस इज इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल। हमें निकालना क्या है, चूंकि अज्ञात प्रतिरोध को हमने एस माना है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एस निकालने के लिए इसको पलट देते हैं, तो लिख सकते हैं R इंटू 100 माइनस एल और बाई स्मॉल एल। ये आपका जो है वो अज्ञात प्रतिरोध निकल गया। इस तरह से हम अज्ञात प्रतिरोध मीटर सेतु में निकालते हैं। तो ये था आपका फॉर्मूला, अज्ञात प्रतिरोध एस इज इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल बाई स्मॉल एल। और अब बात करते हैं दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना करना। ध्यान से समझिएगा, यदि सपोज दैट ये तो एक प्रतिरोध था, दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना। दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना। अब मान लिया कि ये जो है एक व्हीटस्टोन सेतु है, एक बार हमारा जो है वो S1 है अज्ञात प्रतिरोध, एक बार S1 अज्ञात प्रतिरोध है, और एक बार हमारा S1 की जगह पर S2 अज्ञात प्रतिरोध होगा। जब S1 अज्ञात प्रतिरोध होगा तो लंबाई L1 कर लेते हैं, और S2 अज्ञात प्रतिरोध होगा तो लंबाई L2 कर लेते हैं। लेकिन प्रतिरोध जो होगा दोनों में समान होगा। तो माना कि अज्ञात प्रतिरोध माना कि पहला अज्ञात प्रतिरोध S1 है, इसलिए S1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं R, और ये 100 माइनस L1 और बाई L1, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इसी प्रकार हम कर सकते हैं S2 इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L2 और बाई L2 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। एक हमारा अगर S1 अज्ञात प्रतिरोध होगा तो उसके लिए इस फॉर्मूले पे लिख सकते हैं S1 इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L1 बाई L1। ये L के जगह पर L1 कर लेंगे। एक बार अगर S के जगह पर S2 अज्ञात प्रतिरोध होगा तो हम S2 इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L2 बाई L2 कर लेते हैं। ये दो अज्ञात प्रतिरोध हैं। ये दोनों अज्ञात प्रतिरोधों को हमें तुलना करना है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को भाग देने पर, भाग देंगे तो हमारा S1 बाई S2 इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, ये आपको लिख लेते हैं 100 माइनस L1 बाई L1 और बाई R इंटू 100 माइनस L2 और बाई L2। अब ध्यान से समझिएगा, इसको अगर भाग देते हैं तो S1 बाई S2 इज इक्वल टू, ये हमारा ऊपर चला जाएगा L2 बाई L1 और ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस L1 और बाई 100 माइनस L2। ये आपका फॉर्मूला हो गया दो अज्ञात प्रतिरोधों के बीच की तुलना का। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं और अज्ञात प्रतिरोध को अगर तुलना करना होगा तो इस तरह से हम तुलना कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसका जो
और मीटर सेतु है, मीटर सेतु की लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है, और उस पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं मीटर सेतु का सीमाएं। मीटर सेतु की सीमाएं क्या होती है। चूंकि हम लोग मीटर सेतु पढ़ चुके हैं, हर चीज की एक सीमाएं होती है, तो मीटर सेतु की भी सीमाएं हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि सूत्र में एल के आकार की पतियों का प्रतिरोध नगण्य माना गया है। जैसे कि हम लोग प्रतिरोध ज्ञात की है, अज्ञात प्रतिरोध मीटर सेतु में, तो 2L जो पतियां थी तांबे की, वो दोनों किनारे तार पर लगे होते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही होता है, लेकिन हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करने में नगण्य मान लेते हैं। तो यदि उसका प्रतिरोध अगर रहेगा तो हमें प्रतिरोध ज्ञात करने में कुछ ना कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार अगर हमें त्रुटियां आ जाएगा, तो उस त्रुटियों को दूर करने के लिए हम लोग करते क्या है कि एक बार क्या होता है कि एस के जगह पर आर प्रतिरोध रखते हैं, और एक बार आर की जगह पर एस प्रतिरोध रखते हैं, 2 बार प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, और दोनों प्रतिरोधों को ज्ञात करने के बाद उनका औसत निकालते हैं, तब जाकर मीटर सेतु में हमें शुद्ध प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है। अब सेकेंड बात करते हैं, परिपथ में अधिक समय तक धारा प्रवाहित कराने पर ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोधों के तार जो होता है गर्म हो जाता है। जो हम लोग ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोध होता है मीटर सेतु में, उसमें लगातार यदि धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका जो तार होता है गर्म होकर के टेढ़ हो सकता है। तो इसलिए हम लोग उसमें कुंजी लगा देते हैं, की लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं कि जब हमको चाहिए तभी ऑन करते हैं। तो ये सीमाएं हैं। नेक्स्ट है, विसर्पी कुंजी के तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। ऐसा करने पर तार की मोटाई सब स्थानों पर एक समान नहीं रहेगी। जैसे हम लोग विसर्पी कुंजी यूज कर रहे थे, विसर्पी कुंजी को हम दबा करके आगे पीछे खिसका करके प्रतिरोध ज्ञात करते थे, तो उस सर्पी कुंजी को हम लोग रगड़ करके हम आगे पीछे नहीं खिसका सकते हैं। अगर रगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी मोटाई जो होगी वो कम हो जाएगी, जिसके वजह से हमें अज्ञात प्रतिरोध के मान में त्रुटि का संभव हो सकता है। तो ये था कुछ सीमाएं मीटर सेतु की। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल का। 2 न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, सबसे पहला 2 और उसके बाद फर्स्ट में आते हैं। तो नीचे देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल में है, एक मीटर सेतु में 2 अज्ञात प्रतिरोध है R तथा S। जब इसके 2 रिक्त स्थानों में जोड़ दिए जाते हैं तो अविच्छेद बिंदु तार के एक सिरे से 40 सेमी दूरी पर आता है। R तथा S का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे R/S कर लेते हैं, और हम जानते हैं L/100 और -L। ये हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला मीटर सेतु में, R/S = L/100 -L। और हम L के जगह पर एक बार क्या करते हैं, एक सिरे से 40 सेमी, अगर हम 40 लिखते हैं तो ये 100 - 40 कर लेते हैं। तो इस प्रकार 40 और बटे में ये हो जाएगा 60, ये कट जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी कि 2 बटे में 3। इसलिए R अनुपात S = 2:3। ये आपका आंसर हो गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। कर एक मीटर सेतु में 2 अज्ञात प्रतिरोध R तथा S, जब इसके 2 रिक्त स्थानों में जोड़ दिया जाए तो अविच्छेद बिंदु तार के एक सिरे से 40 सेमी दूरी पर आता है। R तथा S का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो R तथा S का अनुपात ज्ञात करने के लिए R/S = L/100 - L यूज करते हैं। अब करते क्या है, L के जगह पर 40 और 100 - L के जगह पर 100 - 40 कर लेते हैं, और इसको अगर घटाएंगे तो 60 यानी 40/60 यानी कि 2/3। इस तरह से R अनुपात S = 2:3। ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं इस न्यूमेरिकल का। ये न्यूमेरिकल जो है फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। इसको आप लोग भी बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फर्स्ट वाला कि कितना आएगा आंसर। सबसे पहले बात करते हैं, कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में धारा मापी G में कोई विद्युत धारा
प्रवाहित नहीं होती। आप देख सकते हैं ये चित्र है और इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो कह रहा अज्ञात प्रतिरोध X तथा परिपथ में बैटरी से ली गई धारा की गणना कीजिए। दो क्वेश्चन है इसमें, एक प्रतिरोध X ज्ञात करना है और इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा का मान ज्ञात करना है। और दिया है तार AB की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध जो है वो 0.01 ओम है। तो सबसे पहले हम लोग जो वैल्यू दिया है ये तो फिगर में सब दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं। अगर सपोज दैट A से यहाँ की दूरी 60 है तो ये 40 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, ये 40 सेमी हो गया। तो हम लिखेंगे क्या कि और इसको हम P बिंदु मान लेते हैं और इसको हम Q बिंदु मान लेते हैं। तो P बिंदु लिखेंगे, P बिंदु भाग का, या लिखेंगे P भाग का प्रतिरोध, P भाग का प्रतिरोध हम देख सकते हैं P की लंबाई हमारा 60 है और प्रति सेंटीमीटर लंबाई का जो प्रतिरोध है 0.01 है ओम। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0. ये हम लिख सकते हैं आपका 0, इसको अगर करते हैं तो ये आपका 6 और ये ओम हो जाएगा। ध्यान से आप समझिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ओम हो जाएगा। ये P भाग का प्रतिरोध है और कैपिटल Q भाग का प्रतिरोध की बात करते हैं, Q भाग का, तो Q भाग हमारा 40 है गुणे और 0.01 ओम करते हैं तो ये आपका इतना ओम हो जाता है। तो ये P का निकल गया, Q का निकल गया और R दिया हुआ है और X का निकालना है। क्योंकि आप जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार, व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार आप लोग जानते हैं P/Q इज इक्वल टू R/S। तो P/Q के जगह पर हम लिख सकते हैं, P/Q के जगह पर 0.60 और 0.40 इज इक्वल टू R/S। ये हमारा R है, ये S है, तो हम लिख सकते हैं 4/X। तो ये पॉइंट काटेंगे, सो हम ये लिख सकते हैं X इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, ये पॉइंट काट देते हैं, ये हो जाएगा X इज इक्वल टू 16/6। ये आपका X का वैल्यू हो जाएगा। ये X P/Q इज इक्वल टू हमारा हो गया R/X। ये X/R, इसको कर लेते हैं X/R। चूंकि हमारा X है तो X/R कर लेते हैं और यहाँ पर P/Q के जगह पर ये आप वैल्यू रख देते हैं 0.60 ये, और ये आप कर सकते हैं X के जगह पर X और बाई 4 कर लेते हैं। ये 4 छक 24 और बटा में ये 4 और 4 छक 24 यानी कि 6 ओम। तो X का वैल्यू हमारा 6 ओम आ गया। और आप जानते हैं कि एक के बाद एक जब जुड़ा रहता है तो ये श्रेणी क्रम में होता है। तो लिखेंगे क्या, ये आपका ये X तथा R जो है, X तथा R श्रेणी क्रम में है। अतः RS इज इक्वल टू हम जानते हैं R प्लस X करते हैं, R के जगह पर हमारा जो है 4 है और प्लस X के जगह पर 6 यानी कि 10 ओम कर लेते हैं। ये RS, इसका हमारा जो तुल्य प्रतिरोध हुआ वो 10 ओम। उसी तरह से हम कर लेते हैं P तथा Q जो है वो श्रेणी क्रम में है। अतः हम लिख सकते हैं क्या, RS इज इक्वल टू PQ को अगर करते हैं 0.60 प्लस 0.40 बराबर 1 ओम। तो ये हमारा हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसको अगर हमें फिगर बनाना हो तो इस तरह से हम फिगर बना सकते हैं।
ये, और ये जो है आपका 10 ओम आया, और ये आपका 1 ओम, और ये दिया है 5 वोल्ट। तो हम इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। पहले तुल्य प्रतिरोध, इसका ये दोनों समानांतर क्रम में है, हम लिखेंगे 10 ओम तथा 1 ओम समानांतर क्रम में है। तो ऊपर हम इसको बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अतः 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/1 करते हैं तो 10, ये 10 प्लस 1 यानी कि 11/10 कर लेते हैं। इसलिए Rp इज इक्वल टू ये आपका 10/11 ओम हो जाएगा। तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हो गया, और भी दिया हुआ है हमारा 5 वोल्ट। I पूछ रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं I इज इक्वल टू V/R जानते हैं। V के जगह पर 5 और R के जगह पर 10/11, ये आपका हो जाएगा 11×5=55/10। इसलिए I बराबर 5.5 एम्पियर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये न्यूमेरिकल बन गया। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिएगा कि इसका आंसर आप बनाए हैं तो कितना आया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।